बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। ना हो हैरान, खेती बाड़ी है आसान, बस समय का रखो ध्यान, तभी बनोगे धनवान। नमस्कार, कार्यक्रम कृषि दर्शन में सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे मक्का फसल के बारे में, साथ ही साथ परवल की समसामयिक देखभाल। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनम गुप्ता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य की महिलाएं रंगीन मछली पालन के लिए ले सकती हैं आर्थिक सहायता। महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए कृषि उपकरण बैंक के लिए उपलब्ध है अनुदान। अदरक के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद वर्धमान। अब समाचार विस्तार से। राज्य की जिन महिलाओं को पूर्व में रंगीन मछली पालन का अनुभव है या जिन महिलाओं ने रंगीन मछली पालन का प्रशिक्षण लिया है, उन्हें रंगीन मछली इकाई की स्थापना के लिए सरकार की ओर से 20,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इस योजना से लाभ लेने के लिए रांची स्थित मत्स्य अनुसंधान केंद्र शालीमार से संपर्क कर सकते हैं। राज्य में महिला स्वयं सहायता समूह, महिला सखी मंडल या कृषक समूह सरकारी अनुदान पर छोटे कृषि उपकरण बैंक की स्थापना कर सकते हैं। इसकी कुल योजना लागत 6,25,000 है। इसमें 5 लाख रुपए अनुदान देने का प्रावधान है। इसके अलावा किसान व्यक्तिगत रूप से भी कृषि उपकरण बैंक की स्थापना के लिए 80% अनुदान ले सकते हैं। इसके लिए जिला भूमि संरक्षण कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। राज्य के किसान गर्मी के मौसम में सब्जी फसलों की खेती कर रहे हैं तो उसके बेहतर उत्पादन के लिए ड्रिप इरिगेशन और प्लास्टिक मल्चिंग का उपयोग करें। गर्मी के मौसम में पानी की उपलब्धता कम हो जाती है, ऐसे में सिंचाई में परेशानी होती है। इस समस्या से बचने के लिए ड्रिप इरिगेशन यानी बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली से सिंचाई की व्यवस्था करें। इससे कम पानी में बेहतर सिंचाई कर सकते हैं। साथ ही प्लास्टिक मल्चिंग से अत्यधिक तापमान और बेमौसम बारिश से पौधों का बचाव होगा। साथ ही कीट और रोग लगने की संभावना भी कम होगी और उत्पादन बेहतर होगा। किसान भाइयों, अदरक की खेती अगर आप कर रहे हैं तो सुरुचि, सुप्रभा, सुरभि जैसी उन्नत प्रभेदों का चुनाव करें और कंद सड़न से बचाव के लिए बीजों को उपचारित करके ही उनकी बुआई करें। किसान भाइयों, आप अदरक की खेती करना चाहते हैं तो मई महीने में फसल लगा लें। झारखंड में अदरक के बेहतर उत्पादन के लिए किन उन्नत प्रभेदों का चयन करें, आइए जानते हैं कृषि विशेषज्ञ से। अदरक की बुआई में 18 से 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। बुआई में कतारों के बीच 40 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 10 सेंटीमीटर की दूरी रखें। बीज के लिए 1 से 2 आंख वाले गांठ का चुनाव करें। राज्य के किसान मकई के भुट्टे से दाना छुड़ाने के लिए कृषि उपकरण ट्यूबुलर हैंड मेज शेलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 1 क्विंटल प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे गोभी वर्गीय फसलों में बगैर रासायनिक दवा के हीरा पृष्ठक कीटों की रोकथाम कैसे करें। कीट पतंगे जलती हुई लौ के प्रति ज्यादा आकर्षित होते हैं। इस बात को ध्यान में रखकर फूल गोभी या पत्ता गोभी फसल में हीरा पृष्ठक कीट के रोकथाम के लिए 3 प्रकाश ट्रैप प्रति एकड़ की दर से लगाएं। इसके लिए 1 एकड़ खेत में 3 अलग अलग स्थानों पर बाल्टी में पानी भरकर रखें और उसके ऊपर बल्ब जला दें। इससे 3-4 दिनों में अधिकांश वयस्क कीट मर जाएंगे। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान छाया के पास प्रति पेड़ 2 से 5 लीटर जीवामृत भूमि में महीने में 1 बार या 2 बार गोलाकार में डालना चाहिए। इससे मिट्टी स्वस्थ बनती है और फसल भी उतनी ही बेहतर मिलती है।
इससे किसान के मित्र माने जाने वाले केंचुओं की संख्या बढ़ती है। प्राकृतिक कृषि में गहरी जुताई की भी जरूरत नहीं होती है। इतना ही नहीं, प्राकृतिक कृषि भूमिगत जल को भी बढ़ाती है। इस प्रक्रिया से मुख्य फसलों के साथ सहयोगी फसलों को भी बोया जा सकता है। घन जीवामृत जीवामृत का ही सूखा हुआ स्वरूप है, जिसे फसल बोने से पहले जमीन में मिलाया जाता है। धूप में सुखाए गए 200 किलोग्राम गोबर में ताजा बना 20 लीटर जीवामृत मिलाकर 2 दिन छाया में रखते हैं। इसे एक बार फिर से धूप में सुखाकर तथा डंडे से पीसकर महीन बना दिया जाता है। यही घन जीवामृत है जिसे 1 एकड़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। बीजामृत प्राकृतिक खेती का एक आवश्यक आदान बीजामृत है। बीजामृत जहां बीज को बीज जनित रोगों से बचाता है, तो वहीं इसकी अंकुरण क्षमता को अद्भुत रूप से बढ़ाता है। देसी गाय के 5 किलोग्राम गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, 50 ग्राम बुझा हुआ चूना और थोड़ी सी मिट्टी को 20 लीटर पानी में मिलाकर बीजामृत बनाया जाता है। एक रात रखने के बाद इसमें 100 किलोग्राम बीज का संस्कार किया जाता है। इससे एक दिन बाद संस्कारित बीज बुआई के लिए तैयार हो जाता है। आच्छादन प्राकृतिक खेती का एक महत्वपूर्ण नियम है। खेती वाली सारी भूमि को फसल अवशेष से या छोटी अवधि की अंतर फसलों से पूरा ढक दिया जाता है। आच्छादन भूमि में नमी बनाए रखता है तथा वातावरण से नमी को खींचकर खेती हेतु पानी की खपत को भी अद्भुत रूप से घटाता है। जीवाणुओं एवं केंचुओं की गतिविधियों को बढ़ाता है, खरपतवार को नियंत्रित करता है तथा अंत में विघटित होकर जमीन से कार्बन उत्सर्जन को रोककर भूमि की जैविक कार्बन क्षमता को बढ़ाता है। वापसा इस कृषि विधि में वापसा निर्माण भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिससे भूमि में हवा एवं नमी का बराबर संतुलन बनाए रखा जा सकता है। अग्निअस्त्र प्राकृतिक कृषि विधि केवल भूमि की उत्पादन क्षमता को ही नहीं बढ़ाती है, बल्कि कीट एवं बीमारियों की रोकथाम के लिए भी एक प्रभावी विकल्प प्रदान करती है। फसलों पर कीट पतंगों की रोकथाम के लिए स्थानीय वनस्पति पर आधारित सस्ता तथा किसान के खेत में बनने वाला ही आदान है अग्निअस्त्र। 5 किलोग्राम नीम या अन्य स्थानीय पौधा जिसे गाय नहीं खाती, उसके पत्ते, 20 लीटर देसी गाय का मूत्र, 500 ग्राम तंबाकू पाउडर, 500 ग्राम हरी मिर्च तथा 50 ग्राम लहसुन के पेस्ट को मिलाकर धीमी आंच में उबालकर 48 घंटे के लिए रखा जाता है। सुबह शाम 2-2 मिनट के लिए घोलें। इस घोल का 6 लीटर प्रति 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, दशपर्णी अर्क इत्यादि भी कीट पतंगों की रोकथाम के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इस तरह खट्टी लस्सी, कंडित, सौठास्त इत्यादि प्रभावी रूप से विभिन्न बीमारियों के निवारण के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। तो देखा आपने कितना आसान है प्राकृतिक खेती करना हम किसानों के लिए। इससे न केवल हमारे स्वास्थ्य बल्कि हमारी भूमि के साथ साथ आसपास के वातावरण को भी लाभ मिलता है। झारखंड के परिवेश में मक्का की खेती होती है और इस वक्त मक्का के लिए लोग तैयारी कर रहे हैं। इसमें कौन सा प्रभेद होना चाहिए, किस तरह से मिट्टी तैयार करनी चाहिए, यानी कि पूरी जानकारी लेकर हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं। तो सीधा चलते हैं और मक्का के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। किसान भाइयों, मक्का एक ऐसा खाद्यान्न है जिसकी उपज अन्य खाद्यान्नों की तुलना में काफ़ी अधिक है। इसकी खेती यूँ तो हर मौसम में की जा सकती है, परंतु झारखंड में इसकी खेती खरीफ में होती है। इसकी खेती के लिए ऊपरी भूमि उपयुक्त होती है। यदि मध्यम भूमि में इसकी खेती की जाती है तो जल निकास की पूरी व्यवस्था की जाती है। इतना ही नहीं, इसकी खेती के लिए मिट्टी का परीक्षण भी आवश्यक है। इसी के आधार पर इसमें मुख्य पोषक तत्व तथा सूक्ष्म पोषक तत्व दिए जाते हैं। किसान भाइयों, आप खेती करते हैं और खेती में नए नए तरीके भी अपनाते हैं। ऐसे ही आप खेती करते हैं, इसमें मक्का जो प्रमुखता से उपलब्ध करते हैं और इसकी खेती उन्नत तरीके से आप कैसे करेंगे और क्या क्या सावधानियां बरतेंगे, इन्हीं सब बातों के लिए आज हम आए हुए हैं बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और हमारे साथ है विशेषज्ञ के तौर पर डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह। मक्का की खेती, मक्का का उपज
अन्य जितने भी खाद्यान्न हैं उसमें बहुत ज़्यादा है। और मक्का की खेती के लिए अगर हमको समय का चुनाव करना है तो मक्का की खेती तीनों मौसम में, चाहे खरीफ में, रबी में या जायद में, तीनों मौसम में की जा सकती है। लेकिन यहाँ झारखंड राज्य में चूँकि खरीफ में ही पानी की उपलब्धता होने के कारण खरीफ में ही बहुतायत मक्का की खेती किसान भाई करते हैं। खरीफ में मक्का जो किसान भाई लगाना चाहते हैं उनको ये चाहिए कि ऊपरी भूमि का चुनाव करें, क्योंकि मक्का के लिए जितनी पानी की आवश्यकता होती है उसके ज़्यादा अगर पानी का जल जमाव हो जाता है खेत में तो वो उसके लिए ज़्यादा नुकसानदायक होता है। 48 घंटे का अगर जल जमाव खेत के अंदर हो जाता है पानी का तो उसमें मक्का की उपज बहुत ज़्यादा गिर जाती है। इसलिए खेत का चुनाव करते समय ये ज़रूर सावधानी बरतें कि ऊपरी भूमि का चुनाव करें। और अगर किसान भाई मध्यम भूमि में लगा रहे हैं तो निश्चित रूप से जल निकासी की अच्छी प्रकार से व्यवस्था कर दें, ताकि जो जल खेत में जमा कभी भी किसी भी अवस्था में ना हो पाए। मक्के की खेती के लिए खेत की तैयारी करनी पड़ती है। इसके लिए 2 से 3 बार गहरी जुताई करके पाटा चलाकर भूमि को समतल कर लिया जाता है। जुताई के समय इसमें 5 से 10 टन सड़ी हुई गोबर की खाद मिला दी जाती है। मक्का की खेती खरीफ में करने के लिए सबसे पहले चाहिए कि खेत की 2 बार या 3 बार अच्छी प्रकार से जुताई करके उसके बाद उसमें प्लैंकिंग कर दें, ताकि खेत समतल हो जाए। जिस समय खेत की जुताई कर रहे हैं उसी समय किसान भाइयों को चाहिए कि 5 से 10 टन सड़ी गोबर की खाद या कंपोस्ट जो भी उनके पास उपलब्ध हो वो भी खेत में पूरी तरह से छिड़क दे, और उसको जुताई करते समय खेत में इस प्रकार करना चाहिए कि वो पूरी तरह से खेत में मिल जाए। किसान भाई जब खेत में मक्का लगा रहे हैं तो उनको ये चाहिए कि खरीफ के मौसम में 75 सेंटीमीटर की दूरी पे कतार से कतार की दूरी खोलें और 20 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रखें। अगर रबी में वो लगा रहे हैं तो ये दूरी कम हो जाती है और 60 सेंटीमीटर की दूरी पे कतार से कतार खोलनी चाहिए। इस तरह अगर किसान भाई कर रहे हैं तो उनको खरीफ के मौसम में 66,000 पौधे करीब प्रति हेक्टेयर उनको उपलब्ध होंगे, जबकि रबी के मौसम में 84,000 पौधे उपलब्ध होंगे। तब उनको सबसे ज़्यादा उपज की प्राप्ति होगी। मक्के की अच्छी फसल लेने के लिए इसके प्रभेद के चुनाव पर ध्यान देना अति आवश्यक है। अपने प्रदेश के लिए बहुत से किस्में अनुकूल हैं, अतः उचित प्रभेद का चुनाव करके उसका इस्तेमाल करना बेहतर होता है। मक्का के लगाते समय इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि मक्के का जो प्रभेद उनको चुनना है वो उचित प्रभेद हो और वो सर्टिफाइड सीड बाज़ार से ही ले। इसके लिए किसान भाई प्रभेद का चुनाव करने के लिए जो अच्छी किस्में हैं वो DHM 117, DHM 121 जो हैदराबाद की किस्म है और बहुत अच्छी किस्म है और सरकार इसको कई जगह उपलब्ध भी करा रही है। इसके अलावा मालवी मक्का 2 जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से रिलीज़ हुई है, ये वैरायटी भी बहुत अच्छी है। इन सब के अलावा इसकी खेती में 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम स्फूर तथा 40 किलोग्राम पोटाश का प्रयोग करने से इसकी उपज अच्छी होती है। इसकी खेती में खरपतवार से भी उपज प्रभावित होती है, अतः उसका समय पर प्रबंधन करना अति आवश्यक है। बिहार से रिलीज कुछ वेराइटियां हैं जैसे शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, शक्तिमान 3, शक्तिमान 4, ये सारी क्यूपियम वेराइटी है। मतलब इसमें इनको हम गुणवत्ता युक्त मक्का कहते हैं, क्योंकि इसमें अन्य मक्का की तुलना में ट्रिप्टोफान और लाइसिन जो 2 अमीनो एसिड होते हैं ये ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो अगर किसान भाई इनको अगर अपना खुद सेवन कर रहे हैं या जानवरों को इस मक्का को खिला रहे हैं जो गुणवत्ता युक्त मक्का, तो उसमें दूध देने की क्षमता में उनके जानवरों की वृद्धि होती है और ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। किसान भाइयों को चूँकि मक्का बहुत ज़्यादा उपज देता है तो इसलिए उसको पोषक तत्वों की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो किसान भाई ज़रूर से 150 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम स्फूर और 40 किलोग्राम पोटाश की मात्रा का प्रयोग करें। और किसान भाइयों को चाहिए कि जो नत्रजन की मात्रा है इसमें 1/3 नत्रजन की मात्रा, पूरी स्फूर की मात्रा और पोटाश की मात्रा बुआई के समय किसान भाइयों को देनी चाहिए, तथा नत्रजन की बची हुई 2/3 मात्रा किसान भाइयों को जब पौधा घुटने के आकार का पहुंचता है, जिसको हम नी हाई स्टेज कहते हैं, तो 1/3 मात्रा उस समय देनी चाहिए और नर मंजरी निकलते समय 1/3 मात्रा का प्रयोग करना चाहिए, तब उनको अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। इसकी खेती में समय समय पर सिंचाई की भी आवश्यकता होती है। जब पौधे घुटने की लंबाई के हो जाते हैं तब सिंचाई की अधिक जरूरत होती है, अतः ऐसे समय में खेतों में नमी बनाए रखें। किसान भाई जिस समय नत्रजन का प्रयोग कर रहे हैं, चूँकि नत्रजन बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है और लॉस हो जाता है, तो सुबह या शाम ही नत्रजन का प्रयोग करना चाहिए। और खेत में डालते समय भी ध्यान रखें कि नमी उचित मात्रा में हो। अगर ज़्यादा नमी होगी तो घुल के वो
ज़मीन के नीचे चला जाएगा और पौधे को उपलब्ध नहीं होगा। तो किसान भाइयों को चाहिए कि ज़मीन पे अपना पैर, अगर उनको नमी दिखाई दे रही है तो ज़मीन पे अपना पैर रखें, और अगर मिट्टी उनके पैर से नहीं चिपक रही है तो इसका मतलब नमी उचित मात्रा में है, उस समय ही उनको नत्रजन का प्रयोग करना चाहिए। तब वो पौधे को अच्छी प्रकार से उपलब्ध होगा और पौधा का उपज ज़्यादा प्राप्ति होगा। मक्का भी सबसे ज़्यादा हम जो झारखंड राज्य में देखे हैं कि मक्का का उत्पादन घटने का कारण उचित पौध संख्या का कमी का होना और दूसरा खरपतवार के कारण। खरीफ के मौसम में किसान भाई मक्का लगा के और उसके बाद धान में चले जाते हैं, और जब आते हैं तो पूरी तरह से खरपतवार मक्के को ढक लेता है, और जिसके कारण शुरू में ही ध्यान न देने के कारण उपज में बहुत ज़्यादा गिरावट आती है। तो किसान भाइयों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर जब मक्का लगाते हैं उसके 1 से 2 दिन बाद अगर वो एट्राजीन नामक एक केमिकल है उसका वो प्रयोग करते हैं, 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से अगर खेत में छिड़काव कर देते हैं और उसके बाद वो धान के खेत में चले जाते हैं और धान का काम करते हैं, तब भी उनके खेत में खरपतवार की समस्या से उनको निजात मिलेगी और उनका अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। और 25 दिन के बाद वो एक बाज़ार में केमिकल और दूसरा मिलता है टेम्बोट्रीन, जिसको लॉडिस के नाम से बेचा जाता है, उसका 125 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उसका अगर छिड़काव कर देते हैं तो उससे भली भांति खरपतवार को रोका जा सकता है। साथ में अगर किसान भाई 2 निराई गुड़ाई कर देते हैं और मिट्टी चढ़ाते हैं तो उससे भी खरपतवार की समस्या से राहत मिल सकती है और उनको अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। किसान भाइयों, इस तरह से कुछ बातों पर ध्यान देकर आप मक्के की उन्नत खेती कर सकते हैं तथा उससे लाभान्वित हो सकते हैं। और वादे के मुताबिक अब बात करते हैं परवल फसल की। परवल फसल में की समसामयिक देखभाल कैसे करें, इसके लिए कौन से प्रभेद, क्या क्या करना चाहिए किसान भाई बहनों को, क्योंकि परवल एक स्वादिष्ट और काफ़ी पौष्टिक आहार है हमारे लिए और ये काफ़ी इसकी मांग भी होती है। तो चलिए परवल की खेती के बारे में पूरी समसामयिक जो है जानकारी हम अपने विशेषज्ञ से लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह से परवल लगाना है। किसान भाइयों, परवल एक ऐसी सब्जी है जो दिसंबर तथा जनवरी के महीने को छोड़कर सालों भर बाजार में उपलब्ध रहती है। हमारे आसपास के राज्यों में इसकी खेती बड़े पैमाने पर होती है। हमारे झारखंड प्रदेश में इसकी खेती ज्यादातर पाकुड़ जिले के क्षेत्रों में होती है। इसकी खेती के लिए यदि स्वर्ण अलौकिक और स्वर्ण रेखा प्रभेद का इस्तेमाल किया जाए तो रांची और इसके आसपास के इलाकों में भी इसकी खेती की जा सकती है। इसके लिए गर्म जलवायु के साथ वातावरण में नमी होना आवश्यक है। आज हम लोग जानकारी हासिल कर रहे हैं कि परवल की खेती एवं उसकी सामयिक देखभाल किस प्रकार से की जाए। इस विषय पर जानकारी देने के लिए उपस्थित हैं डॉक्टर माजिद आलम, जो उद्यान विभाग में BAU में कार्यरत हैं। आप सभी जानते हैं कि आमतौर पर बाज़ार में, हमारे स्थानीय बाज़ार में लगभग सालों भर परवल उपलब्ध होता है। दिसंबर जनवरी में थोड़ा कम होता है, उस समय मूल्य अधिक होता है, लेकिन उसके बाद से लगभग सभी दिन परवल का डिमांड होता है बाज़ार में और ये उत्पादन भी किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि बिहार में, बंगाल में, इस हमारे सराउंडिंग के एरिया में काफ़ी परवल की खेती होती है, लेकिन हमारे प्रदेश झारखंड में भी इसकी खेती की संभावना है। वैसे पाकुड़ के इलाके में, पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी इसकी खेती होती है, लेकिन अब कुछ नए प्रभेद ऐसे आ गए हैं जिसकी खेती आप रांची और आसपास के इलाके में भी सफलतापूर्वक कर सकते हैं। इसके लिए जो प्रभेद विकसित किए गए हैं उसमें आप देखेंगे कि स्वर्ण अलौकिक और स्वर्ण रेखा करके 2 प्रभेद है जिसकी आप खेती कर सकते हैं। और उसके अलावा आप देखेंगे कि काशी परवल 141 और काशी सुफल और अन्य काशी सीरीज़ के जो बनारस से विकसित की गई है उनके प्रभेद की भी खेती आप यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन जो 2 प्रभेद जो स्वर्ण रेखा है और स्वर्ण अलौकिक है, इसकी खेती खासकर झारखंड के लिए किया गया है। तो बिहार, झारखंड और आसपास के इलाके में आप इसकी खेती कर सकते हैं। जो हमारा जलवायु है, थोड़ी सी इसमें दिक्कत क्या आती है कि परवल को गर्म जलवायु चाहिए, साथ ही साथ वातावरण में इसको नमी चाहिए। सूखे में अच्छा नहीं करता, या फिर जाड़े में बहुत अधिक पाला गिरेगा, बहुत ज़्यादा कोहरा रहेगा, उस समय फसल को नुकसान होता है। तो आम तौर पर उस समय लोग फसल को अक्टूबर महीने में ही काट छाट के हटा देते हैं, नए पत्ते निकलते हैं, थोड़ी बचाने की आवश्यकता होती है। परवल के लिए झारखंड की मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। यहाँ सामान्यतः मिट्टी का pH मान 6 से 6.5 तक होता है। यदि इसका pH मान इससे कम हो तो चूने या डोलोमाइट का प्रयोग करना उचित होता है।
इसकी खेती सूखे में अच्छी नहीं होती, अतः नदी किनारे इसकी खेती की जाए तो वो बेहतर है। चूंकि ये लत्तेदार फसल है, अतः इसकी अच्छे से स्टैकिंग करना बेहतर होता है। जो अम्लीय मिट्टी है हमारा झारखंड का, तो ये अम्लीय मिट्टी में इससे कोई नुकसान नहीं है। 6 से 6.5 पीएच मान जो अम्लीय का होता है, यानी हल्का अम्लीय, ये बहुत उपयुक्त है। इसी में इसकी खेती सफलतापूर्वक की जाती है, इसलिए मिट्टी में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अधिक अम्लीय मिट्टी है, 6 से नीचे पीएच है, 5 या 5.5 पीएच का मान है किसान भाइयों, तब आपको इसमें थोड़ी सी चूने की 3 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से या डोलोमाइट के आपको उपयोग करना पड़ेगा। और आप एक चीज़ और हम बताते चले, प्रभेद का आपने चयन कर लिया, मैंने बता दिया कि इसकी जलवायु भी हमारे लिए उपयुक्त है। अगर सूखा पड़ता है ज़्यादा तो उस समय गर्मी में थोड़ी दिक्कत आएगी, तो हमें क्या करना है, नदी तालाब के मेड़ के आसपास करना है, जहां आमतौर पर स्थानीय स्तर पे, जिसको माइक्रो क्लाइमेट हम लोग कहते हैं, वो थोड़ी नमी वाली हो तो परवल ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन ये लत्तर वाली फसल है, ये ध्यान रखना होगा कि हमें इसे स्टेकिंग देना होगा, इसको सहारा देना होगा। 1.5 मीटर 2 मीटर हाइट तक आप इसको सीधा वर्टिकल जो खड़ा कहते हैं उस तरह का सहारा, या तो आप खूंटा गाड़ के करें, या आप आयरन के पिलर जो होता है, एंगल होता है, उसको करके तार बांध के उस पर चढ़ाएं। जो सुविधा हो, आपको झांकी देना पड़ेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये लंबे समय का फसल है। किसान भाइयों, इसकी खेती में पौधे लगाते वक्त कतार से कतार की दूरी 2 मीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 1.5 मीटर रखनी चाहिए। इसमें थाला बनाकर 2 पौधों को एक साथ रोपना चाहिए। फिर जल निकास की उत्तम व्यवस्था रखनी चाहिए ताकि जल जमाव न हो। इसकी खेती में पौधों की कटिंग लगाने की सलाह दी जाती है, न कि बीज की। इसे लगाने का उपयुक्त समय सितंबर-अक्टूबर का महीना होता है। पौधा लगाने का जो उपयुक्त समय है बरसात के बाद सितंबर-अक्टूबर में आप लगाएं। अधिक बरसात में थोड़ी दिक्कत होती है, तो आपको फिर जैसे ही गर्मी की स्टार्टिंग होगी फरवरी-मार्च से आपको फल देने लग जाएंगे। पौधा 4-5 महीने में अच्छा फल आ जाता है। तो इस तरीके से आप करेंगे। शुरू साल में थोड़ा कम पौधा फल देगा, मतलब 10 से 12 टन 15 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिलेगा। लेकिन नेक्स्ट ईयर जब बहुत बढ़िया फसल आपका रहता है, सितंबर-अक्टूबर में आप कटाई छटाई करके सफाई कर देंगे, कोड़ाई कर देंगे, फिर से उसमें कंपोस्ट और DAP, पोटास और यूरिया का भुरकाव आप करेंगे, ज़मीन के अंदर डालेंगे इसको, तो फिर आप देखेंगे कि आप 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर के दर से उत्पादन लेने में कामयाब रहेंगे। परवल की खेती में 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर की दर से कंपोस्ट खाद देने की जरूरत होती है। इसी तरह नाइट्रोजन 100 किलोग्राम, फास्फोरस 50 किलोग्राम तथा पोटास भी 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से देनी चाहिए। किसान भाइयों, इन्हें रोग और कीट से बचाने के लिए अनुशंसित दवा तथा कीटनाशी का भी प्रयोग करना चाहिए। बरसात का अगर बारिश का मौसम है तो आपको सिंचाई नहीं करनी है, बल्कि जल निकासी की व्यवस्था करनी है। जाड़े में 10-15 दिनों पे छिड़काव सिंचाई करनी है। गर्मी में आवश्यकता अनुसार किस तरह की मिट्टी है उस पे करना है। कैसी मिट्टी हो, बलुआही दोमट किस्म की मिट्टी बहुत अच्छी होती है। नदी किनारे वाला जो रिवर बेड होता है या दियारा लैंड है वो बहुत अच्छा होता है। झारखंड में दियारा लैंड की कमी है, तो नदी किनारे का जो ज़मीन है उस पर आप लगाएं। भारी मिट्टी में बहुत अच्छा नहीं करता है, हो सकता है भारी मिट्टी में, लेकिन अधिक जल जमा होगा तो इसमें रोग लगेंगे, फंगस रोग लगेंगे, इसमें भी विल्टिंग की समस्या आती है, किनारे से पौधे सूखने लगेंगे। तो आपको ध्यान देना है कि भारी मिट्टी बहुत अच्छा नहीं है। दोमट किस्म की उपजाऊ मिट्टी जिसमें कार्बनिक तत्व अधिक हों वो सबसे उपयुक्त होता है। सिंचाई आपको सीजन के हिसाब से और पानी के हिसाब से थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। आप एक डेडलाइन नहीं बना सकते कि 3 दिन में या 5 दिन में। आपको देखना होगा कि मिट्टी किस तरीके का है और मौसम कैसा है। एकदम सूखा गर्मी का मौसम है तो 3 दिन में भी सिंचाई करना पड़ सकता है। लेकिन जब पत्ते पूरी तरह से फैल, एक चीज़ और बताते चले कि कहीं कहीं किसान पाकुड़ के इलाके में आप चले जाएंगे तो बिना लतर के ज़मीन में ही कर देते हैं, समझे। और वहाँ पे कहा जाता है कि परवल चोरी नहीं होती है। एक ऐसा फसल है जिसे चोर नहीं चोरी करता। रात में कोई जाएगा तो ज़मीन में वो लोग फैला के रखते हैं, तो इतने उसमें सांप आ जाते हैं कि लोग डर से उसमें घुसता नहीं है रात में, तो चोरी नहीं होती है। बड़ा अच्छा है। वहाँ के लोकल किसान कहते हैं, कोई एक बुझावल बुझाते हैं, कोई एक फसल बताओ कि चोरी नहीं होती है, तो लोग कहेगा परवल चोरी नहीं होती है। तो एक चीज़ आप जान लें, नीचे भी आप कर सकते हैं गर्मी के महीने में वो, तो तब अगर नीचे ज़मीन में फैला हुआ है तो आप ध्यान रखेंगे सिंचाई कम आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन जहाँ ऊपर है तो नीचे सूखेगा, तो फिर आप उसके थाला के पास मल्चिंग कर सकते हैं, पुआल से, पत्ते से या प्लास्टिक मल से। जब ये कर देंगे, अगर आप ड्रिप बिछा देंगे तो और आपके लिए अच्छा रहेगा, तो ज़्यादा बढ़िया फसल होगा।
इस तरह से यदि परवल की खेती की जाए तो इसका अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है और उससे अच्छी आमदनी प्राप्त की जा सकती है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले आप हमारा पता जरूर लिख डालिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। तो हमें रहेगा बेसब्री से आपके खतों का इंतजार। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।